आप अगर एप्पल को ऑरेंज कहेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। उसी तरीके से आप अगर सीज फायर को ट्रूथ समझ जाएंगे तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए दोस्तों मैंने ये चैप्टर को बनाया है। यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ कुछ मिलिट्री के टर्म्स या फिर टेक्निकल टर्म्स आप कह दीजिए, जो कि सबको पता ना हो। हालांकि मैं ये रेकमेंड करूँगा कि जिसको पता भी है वो भी देखे, सो दैट अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन या क्लैरिटी नहीं है तो भी ये वाला चैप्टर आपके काम आएगा। चैप्टर के अंदर जब मैं बताऊंगा जैसे कि दो दुश्मन आपस में लड़ रहे थे, इसका मतलब ये नहीं है कि दो लोग लड़ रहे थे, इसका मतलब ये होगा कि दो देश लड़ रहे थे। ऑब्वियसली हम जियो पॉलिटिक्स के चैनल में हैं, तो इसीलिए जब मैं कहूँगा दो लोग तो इसका मतलब यही है कि दो कंट्रीज। मैं इसको बार बार चैप्टर्स में रिपीट नहीं करूँगा ताकि फ्लो जो है वो बिगड़ ना जाए। मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ 16 वर्ड्स को, और आप देखेंगे कि मैं अभी आपको एक इमेज दिखाऊंगा जिसमें कुछ वर्ड्स रेड में होंगे। इसका मतलब यह है कि उसको मैंने चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन किया है, उनको छोड़ने से बाकी मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमारा सबसे पहला वर्ड है ट्रेड। मैंने इस वर्ड को चैप्टर 3 में इस्तेमाल किया है। ट्रेड यानी बिजनेस। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ट्रेड को हम बिजनेस कह सकते हैं, और मेरे इस सीरीज के कंटेक्स्ट में मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ एक देश से दूसरे देश का ट्रेड करने को, और प्रिसाइजली मैं अगर कहूँ एक एम्पायर का दूसरे एम्पायर से ट्रेड करने को। जैसे ब्रिटिश व्यापार करने आए थे इंडिया, मैं उसी को मीन कर रहा हूँ ट्रेड। हमारा दूसरा वर्ड है सॉवरेनिटी। इसको मैंने चैप्टर में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद आता है कन्फ्लिक्ट। दोस्तों कन्फ्लिक्ट का मतलब आप कह सकते हैं कि कोई इशू हो जाना। ये पॉलिटिकल भी हो सकता है, मिलिट्री भी हो सकता है। अगर कोई कहेगा वहाँ पे पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट चल रहा है उस देश में, इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। लेकिन अगर कोई कहता है कि एक देश में मिलिट्री कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे लड़ाई हो रहा है। लेकिन हमारे केस में जब मैं कन्फ्लिक्ट को यहाँ मेंशन करूँगा, मोस्टली ये मिलिट्री को ही मीन करेगा, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट तो है ही। लेकिन जैसे मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूँ कि 1956 में कन्फ्लिक्ट हो गया, इसका मतलब ये है कि 1956 में वार हो गया। हमारा अगला वर्ड है टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब आप कह सकते हैं एक एरिया या फिर एक इलाका। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुंबई इंडियन टेरिटरी है, लंदन ब्रिटिश टेरिटरी है। ये दो एग्जांपल्स हैं। अगला वर्ड है आर्मिस्टिस। इसका मतलब होता है कि दो पार्टीज यानी कि दो देश एक एग्रीमेंट बनाते हैं और ये कहते हैं कि हम लड़ाई को रोक देंगे। दोस्तों आर्मिस्टिस को सीज फायर और ट्रूस, इनके साथ में कई सारे लोग कंफ्यूज करते हैं। इसके बीच में जो डिफरेंस है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। टेक्निकल डिफरेंस जो है वो इसी के एंड में आने वाला है। हमारा अगला वर्ड है बेलिजरेंट। आप कॉम्बैटेंट्स भी बुला सकते हैं। इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है चैप्टर में, बट शॉर्टली मैं बताता हूँ कि जो लड़ाई में पार्टिसिपेट करता है यानी कि वार में, उसको बेलिजरेंट कहते हैं या कॉम्बैटेंट कहते हैं। हमारा सातवां वर्ड है प्री एम्प्टिव स्ट्राइक। ये मैंने चैप्टर के अंदर समझाया है बहुत अच्छे तरीके से। हमारा आठवां वर्ड है सेलिंग। दोस्तों सेलिंग में आर्टिलरी का इस्तेमाल होता है। आर्टिलरी यानी कि एक बड़ा सा गन जो मिलिट्री में इस्तेमाल करते हैं दुश्मन के ऊपर में बॉम्ब डालने के लिए। इसको सदियों से यूज किया जा रहा है। आप फोटोज में देख सकते हैं यहाँ पे कि सेलिंग इसको कहते हैं, जहाँ पे आप अपने दुश्मन के ऊपर बॉम्ब फेंकते हैं दूर से, इस तरह से। अगला वर्ड है मैरीटाइम पैसेज। मैरीटाइम पैसेज का दोस्तों ये मतलब है कि आप कह सकते हैं समुद्री रास्ता या फिर सी रूट आप कह सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट में इसका यही मतलब होता है, यानी जिस रास्ता को फॉलो करके एक शिप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है उसको कहते हैं मैरीटाइम पैसेज। हमारा 10वां वर्ड है डिफेंस पैक्ट। दोस्तों डिफेंस पैक्ट
एक एग्रीमेंट होता है जहां पे कुछ कंट्रीज मिलके ये डिसाइड करते हैं कि अगर किसी एक के ऊपर हमला होता है तो दूसरा कंट्री भी उस वार में पार्टिसिपेट करेगा। जैसे कि नेटो का और वार्सो पैक्ट का डिफेंस पैक्ट था कि अगर एक कंट्री के ऊपर हमला होता है तो ये माना जाएगा कि सारे कंट्रीज के ऊपर हमला हो रहा है। तो इस केस में सब कंट्रीज मिलके उस अटैकर को हमला करेंगे। ये होता है डिफेंस पैक्ट। हमारा अगला वर्ड है पीस ट्रीटी। पीस ट्रीटी को दोस्तों कभी कभी सीज फायर के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, बट पीस ट्रीटी सीज फायर से बड़ा होता है। पीस ट्रीटी का मतलब होता है कि दो कंट्रीज जो कि लड़ रहे होते हैं वो एग्री करते हैं कि हम हमेशा के लिए लड़ना बंद कर देंगे। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ कोरिया के रेफरेंस में। 1953 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक आर्मिस्टिस एग्रीमेंट को साइन करते हैं, बट वो पीस ट्रीटी को साइन नहीं करते हैं। इसका मतलब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अभी भी टेक्निकली वार में है, क्योंकि उन्होंने पीस ट्रीटी कभी साइन ही नहीं किया। आप इसको एक फाइनल एग्रीमेंट की तरह देख सकते हैं, एक वार को एंड करने का। अगला वर्ड है चार्टर। चार्टर आप एक डॉक्यूमेंट को कह सकते हैं जहां पे कि अपने ऑब्जेक्टिव को या फिर अपने गोल को लिखा जाता है और उसको सीरियसली इम्प्लीमेंट किया जाएगा फ्यूचर में, ये कहा जाता है। चार्टर का बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ यूनाइटेड नेशंस चार्टर, जिसको कि यूनाइटेड नेशंस मानता है और सारे कंट्रीज जो कि यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं वो यूएन चार्टर को फॉलो करते हैं। हमारा अगला वर्ड है ट्रूस। ट्रूस का मतलब आप कह सकते हैं आर्मिस्टिस का दूसरा नाम है, बट ये जो टेक्निकल डिफरेंस जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ वहाँ पे ये क्लैरिटी हो जाएगा कि ट्रूस, आर्मिस्टिस और सीज फायर के बीच में कितना सिमिलैरिटीज है और कितना डिफरेंसेस है। हमारा 14th वर्ड है एग्जीक्यूट। दोस्तों एग्जीक्यूट का मतलब होता है करना, टू डू। ऑफिशियली इसको एग्जीक्यूट कह देते हैं। हमारा अगला वर्ड है डी फैक्टो। इसका मतलब होता है इन फैक्ट। सिंपल भाषा में अगर कहें कि जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है उसको हम कह देते हैं डी फैक्टो। जैसे कि एक घर है एक्स का, लेकिन वाई उसको कब्जा करके बैठ जाता है, तो एक्स कहेगा कि मेरा जो घर है वो डी फैक्टो वाई के कंट्रोल में है। यानी कि वाई मालिक तो नहीं है, बट एक्स के प्रॉपर्टी के ऊपर वो डी फैक्टो कंट्रोल करके बैठा है। इसी को कहते हैं डी फैक्टो। लॉ के लैंग्वेज में, इंटरनेशनल लॉ में ऐसे ही इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम मेंशन करते हैं कि ये वाला टेरिटरी दुश्मन के कंट्रोल में है, डी फैक्टो कंट्रोल में है। तो ये होता है कंटेक्स्ट जहाँ पे हम डी फैक्टो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। हमारा लास्ट वर्ड है असैसिनेशन। दोस्तों मर्डर का दूसरा नाम है असैसिनेशन। असैसिनेशन नॉर्मली पॉलिटिकल रीजंस की वजह से किया जाता है। यानी जब एक आम आदमी मर्डर करता है तो उसको मर्डर कहते हैं, और किसी पॉलिटिशियन का अगर किसी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव की वजह से मर्डर होता है तो उसको असैसिनेशन कहते हैं। हाँ तो दोस्तों इसी के साथ में हमारा ये जो वर्ड्स वाला चैप्टर है ये खत्म होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो डिफरेंस सीज फायर, ट्रूस और आर्मिस्टिस, इन तीनों को कभी कभी इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर दिया जाता है। यानी कि ये तीनों का एक ही मीनिंग है। डेफिनेशन को बिना बदले अगर इन वर्ड्स को ही चेंज कर दिया जाए तो डेफिनेशन बिल्कुल सही होगा, बट इन तीनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, टेक्निकल डिफरेंस है। सीज फायर का मतलब मैंने वैसे बता दिया है, बट यहाँ पे समझाने के लिए मैं आपको इसमें घुस रहा हूँ। जब दो कंट्रीज के बीच में सीज फायर होता है इसका मतलब ये एग्री करते हैं कि वो आगे नहीं लड़ेंगे, ठीक है। लेकिन ट्रूस का भी यही मतलब होता है। लेकिन दोस्तों आर्मिस्टिस थोड़ा सा अलग है। जहाँ पे सीज फायर को मानने के लिए दो कंट्रीज कई महीने या साल भी लगा सकते हैं, वहाँ पे आर्मिस्टिस एग्रीमेंट से काम चलाना पड़ता है। यानी कि
वो सीज फायर तो साइन नहीं करते हैं, बट वो आर्मिस्टिस को साइन करते हैं। ये कहते हैं कि हम अपने आर्म्स एंड वेपन्स को गिरा देंगे, यानी कि हम लड़ना अभी इसी वक्त विथ इमीडिएट इफेक्ट लड़ना बंद कर देते हैं। लेकिन जहां पे आर्मिस्टिस भी पॉसिबल नहीं है, वहां पे पहले ट्रूस साइन किया जाता है दो कंट्रीज के बीच में, उसके बाद आर्मिस्टिस को वो साइन करते हैं, और उसके बाद जब दोनों पार्टीज पहले होने वाले ट्रूस और आर्मिस्टिस से सेटिस्फाइड होते हैं तो वो सीज फायर को साइन करते हैं। बट यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि सीज फायर जो है वो बाइंडिंग इन नेचर है, यानी कि सीज फायर डील को अगर कोई साइन करता है तो वो उसको मानने के लिए बाउंड हो जाता है, जबकि ट्रूस और आर्मिस्टिस जो है ये आप कह सकते हैं एक तरह का टेम्पररी प्रोविजन है, जो कि कुछ हफ्तों के लिए वो कह सकते हैं कि हम लड़ना बंद कर सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि एक हफ्ते के लिए हम नहीं लड़ेंगे, ऐसा भी वो कह सकते हैं। इसीलिए दोस्तों आपने सुना होगा न्यूज में कि चलिए गाजा में एक ट्रूस एग्रीमेंट कर देते हैं जब तक कि एक सीज फायर डील हो नहीं जाता है, सो दैट गाजा में ह्यूमैनिटेरियन एड को अलाउ किया जा सके और वार में एक पॉज लाया जा सके। अब आप समझे कि ट्रूस एग्रीमेंट का इम्पोर्टेंस भी है जैसे कि सीज फायर का इम्पोर्टेंस है। बट टेक्निकली आप अगर देखें तो सबसे पहले आता है ट्रूस। आप अगर परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे, आप कह सकते हैं कि 60-70%, आर्मिस्टिस उसके ऊपर आता है आपका 80% आप कह सकते हैं, सीज फायर आप कह सकते हैं 90%। ये जो मैं परसेंटेज अभी रेफर कर रहा था, ये किसका परसेंटेज था? ये वार का परसेंटेज था। यानी कि अगर सीज फायर 90% है ऑफ द स्टॉपेज ऑफ वार, इसका मतलब ये है कि सीज फायर साइन करने के बाद जब पीस ट्रीटी को साइन किया जाता है तो वार जो है वो स्टॉप हो जाता है, और ये होता है आपका 100%। तो ये स्टेजेस में है, यानी कि स्टेज 1 से ये निकलता है और स्टेज 4 में ये खत्म होता है। स्टेज 1 है ट्रूस, स्टेज 2 आर्मिस्टिस को बुला सकते हैं, स्टेज 3 सीज फायर को बुला सकते हैं, और स्टेज 4 पीस ट्रीटी को बुला सकते हैं। हाँ तो दोस्तों ये था आपका टेक्निकल डिफरेंसेस इन वर्ड्स के बीच में। क्योंकि ये एक ही चीज का कोई 60% है, कोई 80% है, तो नॉर्मली हम इन वर्ड्स को ऐसे ही इस्तेमाल कर लेते हैं कि दो देश के बीच में सीज फायर साइन हो गया है या फिर ट्रूस साइन हो गया है। बट यहाँ पे इंटेंसिटी और डिग्री का डिफरेंसेस है। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। वैसे ये सीरीज बनाने का मेरा मकसद यही है कि ये जो वार चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में 2023 से, इसके रूट कॉज को आप समझ पाएंगे कि ये क्यों चल रहा है या फिर कब से चल रहा है।